Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss reflection and refraction phenomena on the basis of wave theory. स्टूडेंट्स वेव थ्योरी के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर जाके आप वेव ऑप्टिक्स डालें. उसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल एंड वेव थ्योरी, इसके बारे में आज हम प्रोसीड करने वाले हैं. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये एक हमें लॉ पढ़ने को दिया गया था. हाँ, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के अंदर हम स्नेल्स लॉ पढ़ते थे, जिसमें साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल लो, एंड दैट कांस्टेंट इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता था. हाँ, तो अगर हम इन्हीं लॉज को वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके यूज करके अगर प्रूव कर पाए, इट मीन्स वेव थ्योरी इज ऑल्सो फॉलोइंग ऑप्टिक्स या लाइट, ऑल्सो फॉलोइंग वेव नेचर. जो हमारी थ्योरी है हाइगन्स प्रिंसिपल, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है, वो प्रूव या अप्लाई तभी किया जा सकता है जब वो इन दोनों को आप प्रूव करवा के दिखा सको. हाँ, सो फॉर रिफ्लेक्शन हम एक मिरर कंसीडर कर रहे हैं, प्लेन मिरर. आपने ऐसा पढ़ा हुआ है ना कि एक रे इंसिडेंट हुई, एक परपेंडिकुलर बना, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हुई. ठीक है जी. बट जब वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं तो एक रे नहीं कंसीडर करनी, एक से ज्यादा रे कंसीडर करनी होती है. क्यों? क्योंकि आपको वेव फ्रंट बनाना है, और वेव फ्रंट बनाने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते हैं दो या दो से ज्यादा रेज के ऊपर. सो बेसिकली आपको एक रे कंसीडर नहीं करनी है, एक से ज्यादा करनी है. दैट्स व्हाई मैं दूसरी रे भी इसी के पैरेलल ला रहा हूं. पैरेलल क्यों लाया? बिकॉज दोनों की दोनों रेज हम ये मान के चलते हैं ना, सोर्स सेम सोर्स से आ रही है. आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा के जो वेव फ्रंट बनाना है, वो वेव फ्रंट पैरेलल रेज के अंदर आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अदरवाइज जो प्रूफ है वो प्रूफ हम किसी भी टाइप के सोर्स से भी कर सकते हैं, बट वो प्रूफ हम पैरेलल रेज कंसिडर करके अगर करेंगे तो थोड़ा दिमाग में ज्यादा घुसेगा. है सो अब पहली चीज क्या है, इन दोनों दो रेज है हमारे पास, इन दोनों रेज के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर. वो परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट. कैसे होगा? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इसी चीज से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप जाके उसको जरूर देखें. वेव फ्रंट बनाने के लिए देखो इन दोनों के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, और वो परपेंडिकुलर आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मींस आप कहीं पे भी एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हैं, और मैं जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना रहा हूं वो बिल्कुल उसका एक एंड मिरर को टच करता हुआ होना जरूरी है, क्योंकि आपको एंगल आई और एंगल आर प्रूव करवाने हैं ना. इस एंगल आई और इस एंगल आर से काम नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज आप ये एंगल्स रे के केस में बना रखे हैं आपने, बट वेव फ्रंट के केस में जब आप ये एंगल बना रहे हो तो देखो ये आई एंगल कहां पे बनेगा, एक बार इसको देख लेते हैं. आई एंगल किस किस के बीच का है, एक रे के बीच का और एक परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है ना. ये आई एंगल है यहां पे. तो अगर मैं इस वाली रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो इन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी तो उतना ही एंगल बनेगा ना, जितना एंगल हमारी रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में बन रहा था. क्यों? 9th क्लास के अंदर एंगुलर सिमेट्री का टॉपिक है ये दो साइड्स के बीच में या दो किन्हीं भी ट्राइंगल की साइड्स हो या ऐसे रैंडम साइड्स हो, उनके बीच में अगर आप एंगल बना रहे हो तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल बनेगा. यहां पे भी वही
ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा हमारा आई, जो यहाँ अब इस एंगल का काम खत्म, क्योंकि आपको इन एंगल्स का यूज ही नहीं करना है जो ये रे के लिए जो आपने एंगल बनाए हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके करना है ना आपको, वो नॉर्मल ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करो जो हमारे मिरर को टच करता हो। लेट अस कंसीडर अ नॉर्मल, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब अगेन एंगल आर को देख लेते हैं, किस किस के बीच का एंगल बना हुआ, ये नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बना हुआ आर। रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर नॉर्मल ये था और इस नॉर्मल के ऊपर हमारा मिरर खुद परपेंडिकुलर था, तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी वही होगा, सेम एंगल जो रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बना था। तो ये एंगल भी हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल वेव थ्योरी के केस में ये रहा होगा, एंगल आर। ठीक है, इसको अब आप छोड़ दें, उसका हमें कोई काम नहीं है। अब एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों एंगल्स दो ट्राइंगल के पार्ट हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करना है। दो एंगल्स बराबर कब प्रूव होंगे, दो ट्राइंगल्स के अंदर है ना ये एंगल्स। अगर दो एंगल्स को आपको ऐसे बराबर प्रूव करना है तो उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। और अगर दो ट्राइंगल्स को, आपके पास दो ट्राइंगल कौन कौन से, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। एक तो साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए सी है, ये तो सिमिलर है दोनों के अंदर। एक एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, ये क्या है 90 डिग्री है दोनों के दोनों। एंड जो तीसरी सिमिलैरिटी है वो आप हाइगन्स प्रिंसिपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखवाया था मैंने। क्या पॉइंट था वो, कि दो रेज, दो वेव फ्रंट के बीच में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी अगर मीडियम सेम है तो। हाँ, यहां पे भी आप वही करेंगे, एक वेव फ्रंट हमारा ये है, दूसरा वेव फ्रंट हमारा ये है। इन दोनों वेव फ्रंट के अंदर ये देखो दोनों रेज क्या क्या काम कर रही है। एक रे इस वेव फ्रंट के अंदर, ये जो ये वाली रे है, ये बी से लेके सी तक जा रही है। उसी टाइम में, जिस टाइम में ये वाली रे बी से लेके सी तक गई, उसी टाइम में दूसरी रे क्या कर रही है, दूसरी रे ए से लेके डी तक गई है। हाँ, बात बहुत समझने की है ये, कि इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो इनिशियली बनाया था, सेकेंडरी जो फाइनली बनाया हुआ है हमें, उन वेव फ्रंट्स के बीच में एज मीडियम हमारा सेम है ना, इज सेम। सो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, या सी इंटू टी लिख लो, मीडियम चेंज नहीं हुआ ना, लाइट है, सी की रफ्तार से चल रही है। सो डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम, टी टाइम के बीच में अगर ये दोनों वेव फ्रंट बने हैं, वेयर टी इज द टाइम इन बिटवीन टू वेव फ्रंट्स। टी क्या है, इन दोनों वेव फ्रंट्स के बीच का टाइम। सो हम इन दोनों साइड्स को और बराबर प्रूव कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज एक्सप्लेनेशन इज गिवन। सो इन तीनों बेसिस पे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, क्या मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी एंगल्स, सभी साइड, सब कुछ बराबर होता है ना। सो दैट्स व्हाई हैंस बाय सीपीसीटी, ये लिखते थे ना हम 10वीं क्लास की, याद आ रही है थोड़ी बहुत, बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles, इस बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू आर भी है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन इसी के साथ हमारा प्रूव होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, बाय यूजिंग वेव थ्योरी। सिमिलरली अब आते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन एक रे का किसी इंटरफेस से टैकल करके दूसरे मीडियम में एंटर करना, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये आई हमारी रे, ये ड्रॉ हो गया नॉर्मल, जानी चाहिए थी सीधी। अगर मैं कह रहा हूं ये रेयर है, ये डेंसर है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है जी,
ये एंगल I है, ये एंगल R है। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरी रे इसी के पैरेलली निकाल के लाओ। ये एंगल इंसिडेंट एंगल ऐसे ही जानी चाहिए थी सीधी, बट डेंसर मीडियम आया, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई। इन I और R का हमें कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको याद दिलाने के लिए कि कैसे हम ये रिफ्रैक्शन करवाते थे ना 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाओ, बट ऐसा परपेंडिकुलर जो आपके इंटरफेस को टच करे। इन दोनों के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा के लाना है, बट ऐसा परपेंडिकुलर जो हमारे इंटरफेस को टच करे। और इस परपेंडिकुलर और हमारे मीडियम का जो इंटरफेस है उसके बीच का एंगल I, ये एंगल है R। फिर से ट्राइंगल बन गया PQRS। देखो आपको साइन I बाय साइन R प्रूव करना, आपकी बार की नहीं तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना। मीडियम चेंज हुआ, इट मींस रफ्तार चेंज हुई। मान लीजिए इस मीडियम में रफ्तार है V1, इस मीडियम में रफ्तार है V2, सो ये जो डिस्टेंस है ना PS या QR, ये होगा V1T एंड PS होगा V2T। क्यों होगा भाई? If T is the time in between two wave fronts, तो उस टाइम के अंदर पहली वेव ने क्या किया है, क्या उसे लेके R तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूसरी ने क्या किया P से लेके S तक का। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि QR और PS बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है जी? क्योंकि मीडियम बदला, स्पीड बदली तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी डिसिमिलर ट्रेवल रहे होंगे, है ना। सो वही यहां पे हुआ। अब आप दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से फ्रॉम ट्रायंगल PQR साइन I अप्लाई कर दे। यहाँ पे साइन I इज व्हाट? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज PR है। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल PR या PSR, S इज द परपेंडिकुलर है ना, PSR, सो साइन R यहां पे अप्लाई करेंगे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अगेन V2T डिवाइड बाय PR ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो साइन I बाय साइन R आपको क्या मिलता है? V1T बाय V2T। PR तो कैंसिल हो गया ना, एंड V1 डिवाइड बाय V2, T से T भी कैंसिल। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड इसी कांस्टेंट की डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पढ़ी थी? 10th क्लास में भी पढ़ी थी, 12th क्लास में भी पढ़ी थी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं, हाँ स्पीड चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ कैसे चेंज होती है जी? कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, डेंसर से रेयर जाएगी तो वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। अब रफ्तार का फॉर्मूला तो है ना v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। न्यू तो फॉर ए पर्टिकुलर रे, फॉर ए पर्टिकुलर लाइट वेव्स न्यू तो सेम रहती है, बट वेवलेंथ बदली इसलिए वेलोसिटी बदली। यहां पे भी वेवलेंथ बदली क्योंकि मीडियम बदला तो वेलोसिटी बदली तो उनका रेशियो जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है? Hence proof. This is all about refraction on the basis of wave theory. स्टूडेंट्स, दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।